तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। आइए चलिए इसमें जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपको एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, तो आपका टाइम टेबल भी आ चुका है, अभी आपका प्रवेश पत्र भी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करनी है। आपको इतनी अच्छी तरीके से सीधी शिद्दत से पढ़ना है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ और एग्ज़ाम में जब बैठें आपको तो ऐसा ना लगे कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं जीव विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, तो इसमें आपको उन्हीं प्रश्नों को बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपको 95% पाना है तो आपको लगातार पढ़ाई करनी होगी। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं आप उसी को फॉलो करिए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलिए पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद हम अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और आपके जो भविष्य है भविष्य इससे बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है? प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे आपको बताते हैं किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है। जो वर्णांधता का विकास होता है किस कारण से होता है? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात, जैसे इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन अधिक सुरापान से, दूसरा ऑप्शन अनुवांशिकी से, तीसरा ऑप्शन विटामिन ए की कमी से, चौथा ऑप्शन अति सक्रिय एड्रिनल से। तो अगर यहाँ आंसर की बात करते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पौधों में आवृत यानी कि अपृतनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, तो वह कौन सा होता है? हमारा GST होता है। ठीक है, तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो प्रश्न है आपके लिए। लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। जो लाइकेंस होता है उसमें फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। जो फंगस तंतु होते हैं पोषण प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये शैवाल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहाँ से? शैवाल से प्राप्त करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, दलहनी पौधों में पाया जाता है। दलहनी पौधों में क्या पाया जाता है? अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें तो पहला ऑप्शन क्या है? राइजोबियम, एजोविक्टर, स्यूडोमोनास या ये सभी। तो यहाँ पे आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके लिए जितना अन्य प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं उतना अति लघुत्तरीय प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रश्न क्या है? मरूदभिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है? यानी मरूदभिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो मरूदभिद पौधों में कांटे पत्तियों के रूपांतरण है। किसके? पत्तियों के रूपांतरण है। ठीक है, चलिए, रात्रि के समय नागफनी के पौधों में कौन सा अम्ल बनता है? तो रात्रि के समय नागफनी के पौधों में कौन सा अम्ल बनता है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे तो कौन सा आंसर होगा आपका? मौलिक अम्ल बनेगा। कौन? मौलिक अम्ल बनेगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझते चलना है, सारी चीज़ों को क्लियर करते चलना है। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। चलिए आगे आपको बताते हैं, किन्हीं 2 ब्रह्मोभी प्राणी का नाम लिखिए। ठीक है, ब्रह्मोभी प्राणी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला आंसर आ गया है छिपकली, दूसरा क्या है? मेढक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए लगातार मेहनत की जा रही है, तो आपको बस थोड़ा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने मित्रों तक भी इसको फैला देना है, ताकि जो भी वीडियो आए आपके स्क्रीन पर तुरंत ही देखिए। और बेल आइकन भी आप लोग दबा कर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या है? अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। तो अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता दोनों में ही जीन रूपों में एवं दृश्य रूपों में 1:2:1 का अनुपात होता है। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं इसको। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न के लघुत्तरी प्रश्नों की थोड़ा बात कर लेते हैं और आपको थोड़ा अच्छी तरीके से हम बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है इसके बारे में बात की जा रही है। तो इस शर्करा की अणु संरचना बताइए। इस शर्करा की क्या बताना है, अणु संरचना बताना है। तो अणु संरचना भी बताएंगे और डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है इसको भी थोड़ा आपको बताने का प्रयास कर। देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ये डीएनए में पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त 5C होती है। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है। कहाँ से, वलय से बाहर होता है। शर्करा का पहला कार्बन परमाणु हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ, किसके साथ, नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा, ग्लाइकोसिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। जबकि तीसरा तथा 5वां कार्बन परमाणु हमेशा फास्फेट अणु के साथ जुड़ा रहता है। किसके, फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है। तो दो शर्करा अणु एक दूसरे के साथ, जो दो शर्करा अणु हैं एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा 5वें कार्बन के साथ एक फास्फेट अणु क्या बनाती है, एक फास्फेट अणु फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रश्न है आपके लिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डीएनए अणु की संरचना में 4 गैफ के नियमों की महत्व कीजिए, यानी कि 4 गैफ के नियमों की महत्व की स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 4 गैफ क्या है हमारे, इसके नियम क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए 4 गैफ ने एक नियम दिया था। ठीक है, इसको नियम जीवों पर आधारित दिया था। देखिए इस नियम में क्या कह रहे हैं कि इन्होंने विभिन्न जीवों के डीएनए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किया और बताया कि, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किया और बताया कि सभी डीएनए अणुओं में, किसमें, सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यानी कि सभी डीएनए अणुओं में क्या होता है, प्यूरीन क्षारक की जो मात्रा है पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं एडिनिन प्लस गुआनिन अपान प्यूरिन बराबर क्या है, थाइमीन प्लस साइटोसिन अपान पिरिमिडीन। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें दूसरा नंबर उन्होंने क्या बताया कि भिन्न जातियों के जीवों के, ठीक है, भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडिनिन प्लस थाइमीन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात A+T अनुपात G+G भिन्न भिन्न होता है। इसका जो अनुपात होगा अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए परंतु एक ही जातियों के जीवों में, ठीक है, परंतु एक ही जातियों के जीवों में यह समान होता है। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है आपका क्या है कि एक ही जीव जाति के सदस्यों में, किसमें, एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारक की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए उपर्युक्त विचारों को चारगॉफ का नियम के रूप में जाना जाता है। वाटसन की क्रिक ने भी डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 4 गैफ नियमों की सहायता ली। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका मॉडल पेपर के प्रश्न है 2022 संभावित प्रश्न के। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से हम लगातार बताने का तत्पर हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।